हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 हिंदी विषय में आज हम बात करेंगे आदिकाल के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 होगा, यानी इसके पहले हमने एक वीडियो बना दिया था, उसमें हमने बताया था हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। सबसे पहले हिंदी साहित्य को लिखा किसने था, वो किस भाषा में लिखा गया, हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे किया गया, इस सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएगी। तो उसी संबंध में आज हम बात करेंगे जो 4 भागों में हमारा हिंदी साहित्य बटा हुआ है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आज हम अपने पहले काल के बारे में बात करेंगे जो है आदिकाल। इसके काल विभाजन के बारे में बात करेंगे, इसके नामकरण के बारे में बात करेंगे और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, यूपीएसआई या फिर जूनियर टीचर, यानी जिस भी एग्ज़ाम में आपको हिंदी पूछी जाएगी, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकाल के बारे में। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। तो आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ, यानी वीर गाथा काल जो है उसका नामकरण कैसे हुआ, किस किस विद्वानों ने, साहित्यकारों ने इसको कौन कौन सा नाम दिया है और क्यों नाम ये पड़ा है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, शुक्ल जी का क्या कहना था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना था कि इसमें वीर गाथाएं हैं, ठीक है, और इसलिए इन्होंने इसको वीर गाथा काल का नाम दे दिया। यानी आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि इनका कहना था कि इसमें वीर गाथाओं का वर्णन बहुत अधिक किया गया है, इसलिए ये इसको वीर गाथा काल के रूप में देखते हैं। अगर वहीं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने इसे आदिकाल कहा था, और यही जो है अभी तक हिंदी साहित्य में यही सर्वमान्य है, यानी पहले काल को हम क्या कहते हैं, आदिकाल कहते हैं। तो आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। और इस युग का नाम कैसे पड़ा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से इस युग का नाम जो है वो आदिकाल हो गया है। इसी काल के समय के आधार पर साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो मिश्र बंधु थे, उन्होंने इसे क्या कह दिया, प्रारंभिक काल कह दिया। और वहीं अगर हम संधि काल व चारण काल की बात करें तो ये किसने कहा है, तो राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। यानी देखिए, यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, या फिर आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था, ठीक है। और राम कुमार वर्मा ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर इसको चारण काल अथवा संधि काल कह दिया है। आगे हम देखते हैं किसने क्या कहा, सिद्ध सामंत काल। अब सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कह दिया था, ठीक है। उसके बाद हम ग्रियर्सन की अगर बात करें तो ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा था, ठीक है। ग्रियर्सन ने इसे चारण, अब एक बात याद रखिएगा, देखिए संधि एवं चारण काल किसने कहा, राम कुमार वर्मा ने, ठीक। इन्होंने संधि काल कहा और चारण काल भी कहा, लेकिन अगर ग्रियर्सन की हम बात करें तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसको चारण काल कह दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम वीर काल की बात करें, वीर काल किसने कहा था, तो आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसको क्या कह दिया था, वीर काल कह दिया था। आगे बात समझ में, बीज वपन काल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा है, बीज वपन काल कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है, तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया है। इसके अलावा देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने क्या कहा है, तो इन्होंने अपभ्रंश काल एवं पुरानी हिंदी,
अब पुरानी हिंदी क्यों कहा है कि सबसे पहले देखिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसका जब नामकरण उसके मम्मी पापा दादा दादी करते हैं, ठीक उसी तरह जब हमारे हिंदी साहित्य का विभाजन हुआ तो आदिकाल सबसे छोटा था, यानी कि सबसे पहले जो आया वो था आदिकाल। तो विभिन्न साहित्यकारों ने इसको अलग अलग नाम से संबोधित किया था। ठीक है, अपभ्रंश काल एवं पुरानी हिंदी, यानी सबसे पहले इसका रूप देखने को मिलता है, इसलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको क्या कह दिया, अपभ्रंश काल अथवा पुरानी हिंदी। अगर हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की बात करें तो इन्होंने इसे प्रारंभिक काल एवं शून्य काल कह दिया था। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा था, प्रारंभिक काल अथवा शून्य काल। अब देखिए आदिकाल की थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं हम। देखिए इस काल में क्या रहता था कि वीर रस प्रधान रचनाएं बहुत अधिक मिलती थी। ठीक है, और लेखक जो थे वो राजा के आश्रित कवि हुआ करते थे, यानी लेखक को ना चाहते हुए भी राजा की वीरता, राजा की महानता और उसके जो जितने भी वीरतापूर्ण कार्य हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था, ताकि राजा प्रसन्न हो जाए और रचनाकारों को प्रोत्साहित करे। ठीक है, तो यहाँ जितने भी रासो ग्रंथ हैं वो वीर रसात्मक ग्रंथ होते हैं। आगे हम रासो ग्रंथ के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि वीर रस के प्रधान का कारण यह था कि उस समय युद्ध के बादल चारों तरफ मंडरा रहे थे, यानी विदेशी आक्रमण जो थे वो निरंतर हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए हिंदी साहित्य का नामकरण तो हमने कर लिया कि किसने किसने इसको किस किस हिसाब से नाम दिया है। अब हम बात करते हैं आदिकाल की समय सीमा, यानी किसने इसकी समय सीमा को क्या माना है। तो अगर हम जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक किसने माना है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल की समय सीमा को माना है। अगर वहीं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इसकी आदिकाल की समय सीमा निर्धारित की है। लेकिन आप याद रखिएगा कि आदिकाल हमने बताया था कि 1050 से 1375, यानी वीरगाथा काल का जो टाइम पीरियड है वो यही है। ठीक है, अब थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनके अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है। ठीक है, तो इसी तरह हम बात करेंगे राहुल सांकृत्यायन ने किसको पहला कवि माना था आदिकाल का। तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को आदिकाल का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को आदिकाल का प्रथम कवि माना है। अब ये तो राहुल सांकृत्यायन के हिसाब से हो गया। आगे हम देखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। ठीक है, राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं, स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं। उसी तरह डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को मानते हैं, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त सालीभद्र सूरी को मानते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को आदिकाल का प्रथम कवि मानते हैं। यानी कुछ ये विद्वान हैं, इन्होंने आदिकाल का प्रथम कवि तरह तरह के कवियों को मान लिया है। अक्सर आपसे यही राहुल सांकृत्यायन वाला ज़्यादा पूछा जाता है कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना है। तो याद रखिएगा सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का प्रथम कवि माना है। ठीक है, और स्वयंभू की बात याद रखिएगा आप लोग कि स्वयंभू से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनको क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। यानी पूछ लिया जाएगा कि किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो स्वयंभू है जिनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब ये कुछ बात हो गई कि किसने पहला कवि किसको माना है। अब पहली रचना के बारे में देख लेते हैं। तो आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना क्या है, श्रावकाचार है। श्रावकाचार जो है वो आदिकाल या फिर हिंदी की पहली रचना है, और इसके रचनाकार कौन है, देवसेन है। देवसेन कैसे हैं, जैन कवि हैं। ठीक है, देवसेन कैसे कवि हैं, तो देवसेन एक जैन कवि हैं, और इनकी पहली रचना जो श्रावकाचार है ये हिंदी की या फिर आदिकाल की पहली रचना मानी जाती है। तो ये हमने देख लिया कि आदिकालीन के पहले कवि कौन कौन किसको किसको मानते हैं, और आदिकाल की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। अब हम देखते हैं आदिकाल को काव्यधारा को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। यानी जो आदिकालीन काव्यधाराएं हैं इनको भी
प्रमुख प्रमुख रूपों में विभाजित किया गया है। तो किस किस रूपों में? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लोक साहित्य। अब एक एक करके हम बात करेंगे कि सिद्ध साहित्य है क्या, इसमें किसकी रचनाएं मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य की। अगर हम सिद्ध साहित्य की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए, अक्सर पूछ लिया जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा कि सिद्धों की जो संख्या होती है वो 84 होती है, ठीक है। और सिद्धों के बारे में सबसे पहली जानकारी जो मिलती है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर में मिलती है। यानी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की एक रचना है क्या? वर्ण रत्नाकर। तो सबसे पहले इन्हीं में किसकी रचना मिलती है? सिद्ध साहित्य की जानकारी इसमें मिलती है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य का आरंभ सरहपा से माना है। सरहपा एक कवि हैं आदिकाल के, तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य का जो आरंभ माना है वो किससे माना है? सरहपा से माना है, ठीक है। तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। सिद्ध साहित्य में किसका वर्णन होता है? तो सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाओं का वर्णन होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, चूंकि इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं मिलती हैं तो बौद्ध धर्म दो भाग में बंट गया था। किसमें? हीनयान में और महायान में। और महायान में जो दो शाखाएं हुई थी, सहजयान और वज्रयान। तो आदिकाल में जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयानी कवि थे, उनके द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए साहित्य में लिखा गया जो कुछ भी लिखा हुआ मिलता है उसे हम सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अगर समय की बात करें तो 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक सिद्ध साहित्य का समय होता है। और अगर इसके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो तक्षशिला, नालंदा, आसम ये इसके केंद्र थे, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि राहुल सांकृत्यायन ने ही सिद्ध साहित्य का आरंभ सरहपा से इन्होंने माना है, ठीक है। और इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी काव्यधारा में ये सिद्ध साहित्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, ठीक है। तो सिद्ध साहित्य के बारे में विस्तृत जानकारी सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन ने दी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने ही सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? 84 मानी है। अब सिद्धों में कौन कौन आते हैं? जैसे डोम्भिपा, शबरीपा, सरहपा, ठीक है, विरूपा, ये सारे क्या हैं? ये सिद्धों की संख्या है जो 84 मानी जाती है। आगे हम बात करेंगे नाथ साहित्य के बारे में। अब नाथ साहित्य के बारे में क्या होता है? इसमें नाथ संप्रदाय की बात की गई है, यानी इसमें नाथों की बात की गई है। और नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 मानी गई है। 9 नाथ के बारे में इसमें बात करी गई है। क्वेश्चन आता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? मत्स्येंद्र नाथ व गोरखनाथ। इन दोनों को ही नाथ, अगर ऑप्शन में आपको मत्स्येंद्र नाथ दिखेगा इनको टिक करिएगा, और गोरखनाथ दिख जाएंगे तो इनको टिक करिएगा, ठीक है। यानी कि गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ जो है इनको ही नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। तो भगवान शिव के उपासक जो थे, नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया उसी को हम नाथ साहित्य कहते हैं, ठीक है। तो नाथ साहित्य की संख्या कुल 9 है, ये हमने बता दिया आपको। इस साहित्य में क्या हुआ था, थोड़ी विशेषताएं इसकी देख लेते हैं। इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया था और हठ योग का उपदेश इसमें प्राप्त होता था, ठीक है। अब 9 नाथों की संख्या को देख लेते हैं। अच्छा, इसमें नाथ संप्रदाय की बात की गई है। 9 नाथों के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। आदिनाथ, जिनको भगवान शिव के नाम से जाना गया, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहड़ीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तृहरनाथ, गोपीचंद्र नाथ, ये 9 नाथ हैं। तो ऐसे ही देख लीजिएगा, कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। हाँ, मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ को याद रखिएगा, इन्हें नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उसके बाद आता है जैन साहित्य। अब जैन साहित्य में क्या होता है कि जैन साहित्य जैन धर्म से संबंधित साहित्य मिलता है। कहाँ? जैन साहित्य में। आगे हम देखेंगे रासो साहित्य के बारे में। रासो साहित्य के बारे में देखिए, यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा रचा गया था, ठीक है। अब रासो के बारे में देखिए, इसमें युद्ध का भी वर्णन है, प्रेम का भी वर्णन है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग देखा गया था। अब डिंगल और पिंगल क्या होता है? तो डिंगल वो होता है, यानी कि डिंगल क्या है?
अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी जो भाषा है वो डिंगल है, और पिंगल क्या है, अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा। ठीक है, यानी कि अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी डिंगल और अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा पिंगल है। ठीक है, तो डिंगल और पिंगल शैली का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग मिलता था किसमें, रासो साहित्य में। और रासो साहित्य की एक और बात है, रासो साहित्य की अधिकांश जो रचनाएं हैं वो अर्ध प्रमाणिक मानी गई हैं, यानी इनको प्रमाणिक रचना नहीं मानी गई। मोस्टली जितनी भी रचनाएं हैं उसको अर्ध प्रमाणिक मानी गई हैं, और इन रचनाओं में वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। कहाँ पे, रासो साहित्य में। अच्छा, यहाँ एक और बात देख लीजिएगा, रासो साहित्य की उत्पत्ति कैसी हुई, तो इसमें भी मतभेद है, क्योंकि गारसा दत्तासी बोलते हैं कि ये राजसु यज्ञ से इसकी रासों की उत्पत्ति हुई है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं कि रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मिली है, और इसका वर्णन बीसल देव रासों में किया गया है। ठीक है, तो रासो साहित्य के बारे में भी ये इतनी बातें कही गई है। और रासो साहित्य में देखिए युद्धों का सजीव चित्रण भी किया गया है, और फिर अतिशयोक्ति, यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ाकर वीरता का वर्णन किया गया है। और सर्वाधिक यहाँ की जितनी रासो साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं वो ज़्यादातर कहाँ से ली गई हैं, राजस्थान से ली गई हैं। ठीक है, डिंगल और पिंगल शैलियों का प्रयोग हुआ है, वीर रस तथा श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें रासो साहित्य में देखिए आपके ये कौन कौन से हैं, आपकी रचना है बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो। आगे हम एक एक पे चर्चा करेंगे। तो ये कुछ रचनाएं हैं किसकी, रासो साहित्य की। आगे हम बात करेंगे लोक साहित्य की। अब लोक साहित्य में क्या होता था, लोक या लौकिक साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से जो है जो लोक संवेदना से उपजकर उसका संवर्धन, संचयन और प्रकटीकरण करता है। यानी लोक साहित्य का क्या मतलब है, जो लोगों में प्रचलित हो। ठीक है, लोक साहित्य उसे ही कहा गया है। तो हमने देख लिया कि आदिकाल की विशेषताओं के बारे में, आदिकाल के काल विभाजन के बारे में, और आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ इसके बारे में। अब हम बात करेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यापति की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यापति और इनकी रचनाएं। देखिए, विद्यापति ने संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली इन तीनों भाषाओं में रचना करी है। ठीक है, और इनकी अनेक रचनाएं जो हैं वो बहुत ही फेमस हुई हैं, जिसमें कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली हैं। ठीक है, अब इनकी भाषा की बात, क्योंकि अक्सर यहाँ से इनके लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है कि पदावली किस में है, कीर्तिलता किस में है और कीर्ति पताका किस भाषा में है। तो देखिए, कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है, यानी कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों सेम सेम मिल रहे हैं ना, तो ये दोनों रचनाएं इनकी किस में है, अवहट्ट में है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से बहुत बार क्वेश्चन आया है। जब हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे वहां पे आपको ऐसे सारे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका यानी मिलता जुलता है, तो ये किस में है, अवहट्ट में है। और जो सबसे अलग है, पदावली जो है वो सबसे अलग बोलने में लग रही है, तो ये उनकी रचना जो है वो कीर्तिलता, कीर्ति पताका रचनाएं अवहट्ट में लिखी गई हैं, और पदावली इनकी हिंदी रचना है, और यहीं से उनको प्रसिद्धि भी मिली थी। विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण क्या था, इनकी पदावली रचना थी। तो पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली भाषा में की है, और इनका उपनाम जो सब एक बार देख लीजिए, इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा इनको अभिनव जयदेव के नाम से भी पुकारा जाता है। तो विद्यापति के बारे में इतनी बातें याद रखिएगा, इनको मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। तो इनकी पदावली जो है वो मैथिली भाषा में, और कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो अवहट्ट भाषा में लिखा हुआ मिलता है। अब हम बात करेंगे नरपति नाल की। नरपति नाल किसने लिखा है, बीसल देव रासो ने लिखा है। ठीक है, और वहीं सरहपा किसने लिखा है, दोहा कोश। तो देखिए, नरपति नाल ने किसकी रचना की थी, बीसल देव रासो की। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके जो रचना काल का टाइम पीरियड है वो है 1155 ईस्वी। ठीक है, इसमें इसकी रचना की गई थी। और ये किसके बारे में है, अजमेर के चौहान शासक जो है वो बीसल देव तृतीय और मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। तो कहा ये जाता है कि इसके रचनाकार जो नरपति नाल हैं, इन्होंने कहीं पर अपने आप को इस रचना में स्वयं को क्या कहा है, नरपति कहा है, और कहीं कहीं पर इन्होंने अपने आप को नाल कह दिया है। ठीक है, तो ये देखिए एक मुक्तक एवं गेय रचना है ये, और ये बीसल देव रासो जो है वो नरपति नाल के द्वारा रचित है। ठीक है,
हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा वर्णन जो है वो बीसल देव रासो में ही किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो 12 मासा का वर्णन किया गया है वो बीसल देव रासो में ही किया गया है, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने बीसल देव रासो को हिंदी साहित्य की वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना माना है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई बीसल देव रासो के बारे में। सरहपा ने किसकी रचना की है? दोहा कोश लिखा है, सरहपा ने दोहा कोश लिख दिया। आगे आप देखेंगे दलपति विजय खुमान रासो, यानी दलपति विजय ने किसकी रचना की है? खुमान रासो की रचना की है। और खुमान रासो को रासो साहित्य की पहली रचना मानी जाती है। याद रखिएगा, खुमान रासो को रासो साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। और खुमान रासो को रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात अगर हम करें तो इसे उन्होंने आदिकालीन रासो साहित्य में स्थान ही नहीं दिया है, ठीक है। किसको? खुमान रासो को। तो खुमान रासो में बप्पा रावल से लेकर राजा जय सिंह का तक का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये है खुमान रासो के बारे में। आगे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंद बरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करें तो इसका जो रचना काल है वो है 1193 ईस्वी, यानी 1193 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। इसमें 69 सर्ग हैं, ठीक है, 69 सर्ग हैं इसमें। और कुल जो 69 सर्ग हैं इसमें से 61 सर्गों की रचना चंद बरदाई ने की थी। और जो शेष बचा था, यानी 8 सर्ग जो बच गए थे, उसकी रचना उनके पुत्र जो हैं जल्हड़ द्वारा की गई है, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और हिंदी के प्रथम महाकवि किसको माना जाता है? चंद बरदाई को। लेकिन किसके अनुसार माना जाता है? तो शुक्ल जी के अनुसार इनको हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छंदों का अजायब घर कहा। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में जरूर देखने को मिलेंगे और आगे आने वाले एग्जाम में भी जरूर मिलेंगे। यानी छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा है रामचंद्र शुक्ल ने? तो वो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अच्छा, अब छंदों का जब अजायब घर की बात चली रही है तो केशव दास की जो रामचंद्रिका है उसको छंदों का अजायब घर किसने कहा है? बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा है, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर के चौहान शासक थे, उनके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। इसकी नायिका कौन है? तो संयोगिता इसकी नायिका है पृथ्वीराज चौहान की। अब देखिए, प्रमाणिक और अप्रामाणिक की बात बहुत आती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि पूरा ग्रंथ ही जाली है, यानी पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक मानते हैं और कुछ अर्ध प्रामाणिक मानते हैं और कुछ प्रामाणिक मानते अप्रामाणिक मानते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, श्याम सुंदर दास ने क्या कह दिया है कि ये प्रामाणिक रचना है, क्या? पृथ्वीराज रासो, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अप्रामाणिक माना है। वहीं मिश्र बंधु ने इसे प्रामाणिक कह दिया है। तो देवी प्रसाद एक कवि हैं, वो अप्रामाणिक मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है कि ये रचना अर्ध प्रामाणिक है, ठीक है। तो बहुत सारे मतभेद हैं इसमें, तो सबके अनुसार कुछ ना कुछ है, अर्ध प्रामाणिक, अप्रामाणिक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जगनिक के बारे में। जगनिक की रचना का क्या नाम है? परमाल रासो। परमाल रासो यानी 1173 में इसकी रचना हुई है। इस रचना में कालिंजर के शासक के 2 वीर सरदारों आल्हा और ऊदल की वीरता का चित्रण किया गया है। दोनों कहाँ के थे? तो दोनों महोबा के थे। परमाल रासो में आल्हा और ऊदल की वीरता का चित्रण बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, ठीक है। यानी इसमें वीर रस प्रधान ये काव्य है और एक तरह की लोकगीत है ये, ठीक है। आल्हा सर्वप्रथम परमाल रासो का प्रकाशन जो हुआ था वो फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने आल्हा खंड के नाम से करवाया था, ठीक है। तो जगनिक की जो परमाल रासो है उसमें वर्षा ऋतु में ये गाया गया है, ठीक है। वर्षा ऋतु में गाया गया है। ये आल्हा खंड के नाम से भी आपको मिल जाएगा। तो पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस रचना को आल्हा खंड के नाम से जानते हैं? तो वो परमाल रासो ही है जिसको हम आल्हा खंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये आल्हा और ऊदल के युद्धों का वर्णन करता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सारंगधर या फिर सारंगधर की रचना क्या है? हम्मीर रासो। तो वर्तमान में देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि यह रचना उपलब्ध ही नहीं है,
ठीक है। क्या हुआ था कि इस रचना में रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का इसमें चित्रण किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हम्मीर रासों से हिंदी से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति को मान लिया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि हम्मीर रासों से ही हिंदी के अपभ्रंश रचनाओं का समाप्त हो गया है, अपभ्रंश रचनाएं समाप्त कर दी गई हैं। ठीक है। और इसकी मूल भाषा क्या थी? तो मूल भाषा इसकी राजस्थानी थी। आगे हम बात करेंगे सबरपा। सबरपा किसका है? सबरपा की रचना कौन सी है? तो चर्यापद। चर्यापद किसकी रचना है? सबरपा की। स्वयंभू, स्वयंभू की रचना है पौम चर्यु। देखिए, अगर हम सबरपा की बात करें तो इनके ग्रंथ का नाम है चर्यापद। चर्यापद क्या है? एक प्रकार का गीत है जो कि सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। और अगर हम स्वयंभू की बात करें तो स्वयंभू जो है इन्होंने लिखा है पौम चर्यु। पौम चर्यु क्या है? ये पौम चर्यु बहुत पूछा जाता है। राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता कौन है? जैन कवि स्वयंभू हैं। और इन्हीं स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। बताया जाता है कि इसमें कुल 12,000 पद हैं पौम चर्यु में। और इसमें जो है रामायण को पौम चर्यु कहा गया है। ठीक है। इसकी रचना के बारे में बात अगर करें तो इसकी रचना 6 वर्ष 3 माह और 11 दिन में पूरी हुई थी। और आपको बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उस पर कहीं ना कहीं स्वयंभू द्वारा रचित पौम चर्यु का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। उसके बाद डोम्भिपा। डोम्भिपा की रचना का नाम है योगचर्या। योगचर्या इनकी रचना का नाम है। डोम्बिका की रचना का नाम है गीतिका। आगे हम बात करेंगे अमीर खुसरो के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमीर खुसरो। सबसे पहले हम अमीर खुसरो के बारे में अगर बात करें तो इनका मूल नाम था अबुल हसन। इनका पूरा नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो। ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। ये गज़ल भी गाते थे, कव्वाली भी गाते थे, तराने भी गाते थे। ठीक है। तो इनके बारे में अगर बात करें तो इनको उपाधि मिली थी खुसरो सुखन की। ठीक है। इनको तोताए हिंद की उपाधि मिली थी। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। अगर हम अमीर खुसरो के जन्म की बात करें तो एटा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अबुल हसन इनका मूल नाम था। ठीक है। तो ये एक क्या थे? ये रचनाएं भी करते थे, गजल भी गाते थे, कव्वाली भी गाते थे। और इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा, हिंदी और फारसी थी। ठीक है। तो देखिए इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें, खालिक बारी, मुकरिया, ठीक है, पहेलियाँ, गजल, दो सुखने, नजराने हिंद, हालाते कन्हैया, ये सारी इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। ठीक है। अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी खालिक बारी रचना जो है वो एक शब्दकोश है। और यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। अच्छा, अमीर खुसरो के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। इन्होंने खुद को कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ये बहुत ही अच्छी पंक्ति और इनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ये। ठीक है। और अगर हम आदिकाल के बारे में बात करें तो यह आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते थे। अब इनकी एक दो जैसे खुसरो की पहेलियों के बारे में देख लेते। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा गिरा। ठीक है। ये कुछ इनकी पहेलियां हैं। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताई। ये इनकी कुछ पहेलियां हैं। ठीक है। तो अमीर खुसरो जो है इनको तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले हिंदवी का उल्लेख किया था। यानी अपनी भाषा के लिए इन्होंने सबसे पहले हिंदवी का उल्लेख किया था। आगे हम बात करेंगे मधुकर कवि, जिसने जसमयंक चंद्रिका लिखी थी। धनपाल ने लिखा था भविष्यत कथा। और शालिभद्र सूर ने लिखा था भरतेश्वर बाहुबली रास। थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास की अगर बात करें तो इसे रासो साहित्य की पहली रचना मानी जाती है। रासो साहित्य की। और इसका संपादन जो किया था मुनिजिन विजरा ने किया था। ठीक है। किसके? भरतेश्वर बाहुबली रास की। आगे हम बात करेंगे जोइंदू ने लिखा था परमात्मा प्रकाश। और लक्ष्मीधर की रचना है प्राकृत पैगल्म। ठीक है। प्राकृत पैगल्म जो है वो किसने लिखा था? लक्ष्मीधर ने लिखा था।
तो ये कुछ रचनाओं के बारे में हमने बात कर ली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं। तो ये आज हमने आदिकाल के बारे में पढ़ा, उसका नामकरण कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं कैसी है, उसकी समय सीमा कितनी है, ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिया, सब कुछ हमने इस वीडियो में देख लिया आदिकाल के बारे में। आगे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनकर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आदिकाल से इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो देखेंगे, ताकि हमारा आदिकाल जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।